कक्षा 10 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख। आज इस विषय पर विद्यार्थियों से विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा के इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण वह सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। आप देख सकते हैं, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। एक देख लें आप। जरा सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा के इस्तेमाल के जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसानों को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे की चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमत रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। इस तरफ आप देख लें, मैंने जूते नहीं चाहिए, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखिए, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। किस प्रकार से एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वहीं वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय का सबसे बेहतर उदाहरण वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। इन शब्दों को ख्याल रखेंगे विद्यार्थी, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। इसकी तुलना ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदारी ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए आओ इन पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही हो? आगे देखें आप, मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन के विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे बहुत प्रारंभिक काल से भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। इसका चलन पिछली सदी तक रहा। आप देख लें यहाँ पर प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने और इस तरफ देखें आप गुप्तकालीन सिक्के। आगे देखें आप, करेंसी की बात आती है। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बड़े सिक्कों से बनी हुई है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। देख लें आप, इन मुद्राओं को देखें। तुगलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहर। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। आधुनिक सिक्का जो इस समय आप प्रायः देखते हैं, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है।
इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिससे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, जैसे हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक के जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। सूद प्राय ब्याज। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए जमा को मांग जमा कहा जाता है। इसलिए देख लें आप यहाँ पर फिर से, बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। देख लें आप कुछ मुद्राओं के चित्र। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा होती है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, करते हैं। चेक का भुगतान आप देखें, ये नीचे जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है। इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। यहाँ पर एक चेक का प्रारूप देख लें। अकाउंट पेज है, AC/C पे लिखा है अकाउंट पेज है, अर्थात जिसके नाम पे होगा वही इसका भुगतान कर सकता है। यह देखें, जिसके फेवर में, जिसके पक्ष में या जिसे देना रहता है धनराशि, उसका नाम यहाँ पर अंकित करते हैं और कितना देना है उसका उल्लेख अंकों में यहाँ करेंगे और ठीक उसके नीचे शब्दों में ऐसे करते हैं। यह कॉलम बनाता है। ये प्रतिरूप है भारतीय स्टेट बैंक के एक चेक का और यहाँ पर सिग्नेचर करता है जिसका चेक रहता है। और यहाँ पर देखें आप, चेक नंबर और बैंक द्वारा प्रयुक्त कोड यहाँ पे दिया गया है। यह चेक नंबर है। इसे विद्यार्थियों को जानना चाहिए। इसमें अब भी और परिवर्तन हो गए। अब जो चेक आ रहे हैं उस पे खातेधारक का नाम भी अंकित होता है, जिसके ऊपर उसे हस्ताक्षर करना होता है। जैसे यहाँ पर एम सलीम लिखा है तो यहाँ पर एम सलीम नाम भी अंकित होगा। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल के सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। क्योंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इस जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हैं। आप देख लें यहाँ पर ये जो विभिन्न कार्ड है, जिनके कार्ड के माध्यम से धन का लेन देन, मुद्रा का आदान प्रदान एक दूसरे को किया जाता है। इन पर विचार करें। एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नकद निकालना चाहता है। इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे? जैसे आपने अभी ऊपर देखा, सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद सलीम के बैंक के खाते में शेष बढ़ जाता है और प्रेम के बैंक के खाते में शेष बढ़ जाता है। सलीम के बैंक खाते से शेष घट जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें जब लेन देन करेंगे तो खातों की स्थिति क्या होगी। स्वाभाविक तौर पे आप जान लें कि जो चेक देगा उसके खाते में धन कम होगा और जिसके लिए वह देगा उसके खाते में वह धनराशि बढ़ जाती है। इसमें जो सही उत्तर है उसे विद्यार्थी अपना समझेंगे। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है?
बैंकों के ऋण संबंधी गतिविधियां बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन खाता जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। जैसे आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है अर्थात जमा करता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाए तो क्या होगा। आप विद्यार्थी इसका विचार कर सकते हैं। बैंक आप देखें जमाकर्ता लोग जमा करते हैं और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। अर्थात जो लोग जमा करते हैं जमाकर्ता और उस पर उन्हें ब्याज मिलता है। दूसरी तरफ देखें कैसे बैंक की आय बढ़ती है। यहाँ पर देखें आप कर्जदार जो ऋण लेता है, लोग ऋण लेते हैं और जो लोग ऋण लेते हैं बैंकों से वे लोग ऋण लौटाते हैं और उसके बदले में ब्याज देते हैं। यहाँ प्रमुख बात यह है कि जो जमा करता है अपेक्षाकृत उसे ब्याज कम मिलता है, जबकि जो कर्जदार है उससे ब्याज ज़्यादा लेता है और इस बीच का जो अंतर है वही बैंकों की आय है। साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमत से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है, बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं ऋण की क्या भूमिका होती है। त्यौहार का मौसम। आप देखें अब से 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है। जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उससे अच्छा खासा लाभ भी हो जाता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपने 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है। साल के अंदर वह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती को अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। यह कर्ज लेने के बाद यह 2 विभिन्न स्थितियाँ बनती हैं। देखें आप, जिसमें कर्ज लेने के तरीके और उसके भुगतान की विधि पर भी चर्चा है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इस आप देख लें यहाँ पर इस आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से
किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं, फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्य फसल की कमाई पर निर्भर है। आप देख लें यहाँ पर एक कॉलम, इस पर विचार करें। उन्हें ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सलीम और स्वप्ना, दो स्थितियाँ अभी आपने देखी। जोखिम क्या था, परिणाम क्या हुए? आप इन कॉलमों को भरेंगे। सलीम को व्यापारियों से आर्डर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिति क्या होगी? कौन से कारण है जो स्वप्ना की स्थिति को जोखिम भरा बनाते हैं? निम्नलिखित इन कारकों की चर्चा कीजिए। कीटनाशक दवाइयाँ, साहूकारों की भूमिका और मौसम। और आगे देखें आप, ये चर्चा हुई, इसके साथ आगे आप इन बातों को भी देखें। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के, ये चित्र देखें, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ और मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने की मांग कर सकता है। इसके पहले आप इसे देख लें। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। कर्ज जाल किसे कहा जाता है, इसे विद्यार्थी समझ लेंगे। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकल देता है जहां से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, इससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। अब आप देख लें आगे। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी और इसका इस्तेमाल वह उधारकर्ता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज के लिए किया जाता है। आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिसे मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। आप देख लें, मेघा के आवास ऋण के विवरणों की पूर्ति करें। ऋण राशि रुपए में, अवधि, ऋण अवधि जो अभी आपको ऊपर बताया गया, ब्याज दर, अदायगी का स्वरूप, समर्थक ऋणाधार। ये आवास का एक चित्र दिया गया है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था की दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। इन पर विचार करें। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करता है? हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है। क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? आप देखें नीचे, सही विकल्पों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन तथ्यों को पढ़ेंगे और जो इसमें जो ज़रूरत होगा उसे आप भर देंगे। ऋण लेते समय कर्जदार आसान ऋण शर्तों को देखता है। इसका अर्थ क्या है भाई? निम्न या उच्च ब्याज दर, निम्न ब्याज दर देखता है, ठीक है। और आसान या कठिन अदायगी किस प्रकार की, आसान खोजता है। कम अधिक समर्थक ऋणाधार एवं आवश्यक कागजात, यहाँ पर भी ये देखता है। आगे देखें आप, विविध प्रकार के साख प्रबंध, एक गांव का उदाहरण। हम इससे आगे बढ़ें, तब तक अध्याय 3 मुद्रा और साख का प्रथम भाग यहीं पूर्ण करते हैं।